नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। इकोनॉमी टुडे में आज बात होगी शेयर मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव की, साथ ही तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या है तमाम रेटिंग एजेंसियों का मानना, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। और तो और कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स का शेड्यूल किया जारी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान कुल 6 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पहली बैठक 3 से 5 अप्रैल को होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के और बेहतरी की ओर बढ़ने की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने जताई उम्मीद। कहा वर्ष 2024 से 25 में 7% से ज्यादा रहेगी भारत की वृद्धि। साथ ही जताई 2026 से 27 तक जीडीपी के 36.2% तक पहुंचने की उम्मीद और माना भारत में घरेलू मांग और निवेश होगा विकास का मुख्य चालक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक एआई को लेकर एलन मस्क ने किया नया ऐलान। बहुत जल्द एक्स यूजर्स इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्तमान में ग्रोक एआई का इस्तेमाल केवल एक्स के प्रीमियम प्लस यूजर्स ही कर रहे हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये तो रही टॉप लाइंस और आइए प्रमुख खबरों की बात करें तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का कहना है कि बाहरी माहौल में सुधार नहीं होने तक भारत को मौजूदा विकास दर से संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने 7% के दायरे में आर्थिक विस्तार को बिल्कुल सही बताया। संजीव सान्याल ने एक टीवी समिट में बोलते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करना संभव है, लेकिन मैं वास्तव में इसके बारे में सावधान रहूंगा। ये पूरा खेल चक्रवृद्धि वृद्धि के बारे में है। भारत की अर्थव्यवस्था 2023 के अंतिम 3 महीनों में उम्मीद से बेहतर 8.4% की दर से बढ़ी, जो पिछले 1.5 साल में सबसे तेज गति है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर में विकास दर ने चालू वित्त वर्ष के अनुमान को 7.6% तक ले जाने में मदद की। हमें अभी जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उससे अधिक बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाल ही में थॉमस पिकेटी द्वारा लिखे गए एक पेपर में जिसमें कहा गया है कि भारत में असमानता बढ़ गई है, और इस पर टिप्पणी करते हुए सान्याल ने कहा कि इनको तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक अरबपति श्वेत है। उन्हें भूरे अरबपतियों से समस्या है। ये लोग श्वेत अरबपतियों पर जश्न मनाते हैं और उन पर गर्व महसूस करते हैं। सान्याल ने कहा कि हम दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा हैं। दुनिया के 1/3 अरबपतियों को भारत में रहना चाहिए। ये हमारा उचित हिस्सा है। और वहीं 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि भारत अगले 5 साल में कुछ और सुधारों को लागू करके वास्तविक तौर पर अपनी आर्थिक वृद्धि को मौजूदा 7% से बढ़ाकर 9% के करीब पहुंचा सकता है। पनगढ़िया ने कहा है कि भारत को कारोबार क्षेत्र के लिए अनुकूल स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में कड़ी मेहनत की है, इसलिए निवेश आ रहा है। एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, आज अर्थव्यवस्था खुली है। अगले 2-3 दशक में हम बहुत तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर 8.4% की दर से बढ़ी, जो पिछले 1.5 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। और आइए अब बाजारों का हाल देख लेते हैं। सबसे पहले बात सेंसेक्स की करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या रहा आज वहां। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स में क्या रहा। आज हरे निशान के साथ ये कारोबार कर रहा है। 73,149.34 और 153.03 की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सेंसेक्स के अलावा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 का जो ओपनिंग है आप देख सकते हैं, ये भी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। 22,177.10 53.45 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी, HDFC लाइफ, इन्फी, SBIN और बजाज फाइनेंस, जो कि आप देख सकते हैं मामूली बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है, हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टॉप गेनर्स हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो, टाइटन, मारुति, श्रीराम फाइनेंस,
LT आप देख सकते हैं मामूली गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, लाल निशान के साथ यहाँ पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि टॉप लूजर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का अपडेट अगर हम देखें तो यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं S&P 500 आप देख सकते हैं ये आंकड़े, और ये समांतर आंकड़े हैं। और इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो हरे निशान के साथ FTSE, CAC और DAX यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें DAX आप देख सकते हैं 92.74 के हरे निशान के साथ कारोबार करता यूरोपियन मार्केट में नजर आ रहा है। इसके अलावा एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एशियन मार्केट में क्या कुछ रहा, और आप देख सकते हैं मामूली बढ़त और उतार चढ़ाव भरी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। निक्की 225 आप देख सकते हैं 40,283 पर, वहीं हैंगसेंग 16,557, कॉस्पी की बात करें 2,751 गिरावट देखने को मिली है निक्की 225 में और कॉस्पी में। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ और 86.54 डॉलर प्रति बैरल पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आज के फोकस पर रहेगा हमारा फोकस। जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में और बड़े पंख लगने वाले हैं। जी हां, दरअसल विकास की दर में भारत दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है और दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। तमाम रेटिंग्स एजेंसियों ने भी भारत के बढ़ते कद पर सकारात्मक उम्मीद जताई है और भविष्य को लेकर बड़े और महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तेजी से विकसित होते भारत में तेज गति से अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बढ़ती आय और बचत, निवेश के अवसरों और युवा आबादी के साथ भारत ने आने वाले दशकों के लिए तेजी से विकास सुनिश्चित किया है। ऐसे में तमाम रेटिंग्स रिपोर्ट्स ने भारत की स्थिति को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि का दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की चौथी तिमाही में विकास दर लगभग 7% रहेगी। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया गया है। ये कंपनी के पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। फर्म ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.9% कर दिया है।
एजेंसी का ये संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक स्थिति पर एक आशावादी दृष्टिकोण के मद्देनजर सामने आया है। मॉर्गन स्टैनली ने देश की ताकत और स्थिरता पर अपना भरोसा जताया है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष मुद्रास्फीति औसतन 4.5% रहेगी, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4% के मुकाबले कम है। हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति 4.1% तक कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत में निवेश दर 2022 से 23 में जीडीपी के 32.2% से बढ़कर 2026 से 27 तक जीडीपी के 36.2% पर पहुंचने की उम्मीद है। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक के अनुसार महामारी के बाद से पूंजीगत व्यय में सुधार सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर जोर देने के कारण हुआ है। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने 2024 से 25 में पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। पूंजीगत व्यय का उपयोग दीर्घकालिक भौतिक या अचल संपत्ति स्थापित करने के लिए किया जाता है। वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.80% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में आगामी वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद 6.40% रहने का अनुमान जताया था। रेटिंग एजेंसी ने जारी इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि एशियाई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए हम मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। इनमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अग्रणी है। एजेंसी ने प्रतिबंधात्मक ब्याज दरों को आर्थिक विकास के लिए एक बाधा के रूप में चिन्हित किया है। S&P ने उम्मीद जताई है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले आगामी वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहेगी। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 और 2026 से 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 5.5% पर बरकरार रखा है। इससे पहले बीते दिनों फिच रेटिंग्स ने भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े सकारात्मक संकेत दिए थे। फिच रेटिंग एजेंसी ने अपने मार्च आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी 7% की दर से आगे बढ़ सकती है। इसमें 0.5% की बढ़ोतरी की गई है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में हम वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 7.8% और वित्त वर्ष 2025 में 7.0% तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी हाल ही में वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को पहले के 7.3% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। फिच को उम्मीद है कि व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के निरंतर स्तर के बीच घरेलू मांग, विशेष रूप से निवेश, भारत में विकास का मुख्य चालक होगा। मौजूदा समय में तमाम रेटिंग्स के मद्देनजर भारत तेजी से ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में इसमें और इजाफा नजर आ सकता है। बढ़ते आंकड़ों और तेजी से निवेश के साथ भारत एक बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है कि भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तूफानी तेजी आगे भी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो साफ तौर पर ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और आने वाले समय में भारत के जो बढ़ते कदम हैं वो और तेज गति के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर चरण सिंह, जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और सीईओ हैं एग्रो के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चरण सिंह जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं। साफ तौर पर हम जब देख रहे हैं तो क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं जो भारत को तेजी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा और जो आंकड़े आपने दर्शाए इधर टीवी पे, तो एकदम मैं सोचता हूं कि किस्म का निशान है हमारे लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, कि देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। हर कोई रेटिंग एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज हमारी ग्रोथ रेट को अपवर्ड ही टिक कर रही हैं और सबके मन में विश्वास है कि इंडिया का जो हमने ग्रोथ प्रोजेक्शन पहले कर रखा था उससे ज्यादा गति से इंडिया आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा पिछले क्वार्टर में किसी को अनुमान नहीं था कि 8.4% से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमने वो रिकॉर्ड बना दिया। इस बार भी लग रहा है कि हम काफी तेज गति से 7% सब लोगों का अनुमान है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है उसके आगे चले जाएंगे। इसका मूल कारण क्या हो सकता है कि ग्रोथ इतनी अच्छी रिकॉर्ड क्यों कर रही है, जबकि दुनिया भर में एक किस्म की मंदी छाई हुई है और कुछ देशों में तो लग रहा है कि मंदी आने वाले दिनों में और छा जानी है। उसका मूल कारण ये है कि मेरी राय में कि जो कोविड के दौरान हम लोगों ने कदम उठाए, कोविड के दौरान जो हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई, अनलाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने बहुत ज्यादा उस टाइम पे पैसा उछाला और हमें एक किस्म का कह रहे थे कि हमें पता नहीं देश को कैसे संभालना है, हम लोग गिन मिन कर
एक एक कदम उठा रहे थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो अनाज फ्री देना शुरू किया, दवाइयाँ फ्री देनी शुरू की, इससे जो थोड़ा हम लोगों ने कंट्रोल किया सिचुएशन को। पर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आप पूंजीगत की बात कर रहे थे, सरकार ने जो लगाना शुरू किया उस दौरान उसका सब अभी असर दिख रहा है, क्योंकि वो 2 से 3 साल का उसका जेस्टेशन पीरियड रहता है। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 1 होता है रेवेन्यू का और करीब 3 होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है हम लोगों ने, उसका अभी असर दिख रहा है। एक बात आप और याद रखेंगे, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे वित्त मंत्री आते थे और कहते थे एकदम हम ये करने वाले हैं, कुछ वर्षों में ये करने वाले हैं और उसके बाद ये करने वाले। जो स्टेजेस में ग्रोथ और स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट और स्टेजेस में एक्सपेंडिचर का अनुमान दिया गया था वो चल रहा है, और उसी का कारण है कि नींव गहराई से रखी गई है, ग्रोथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और साफ तौर पर जो हम देख रहे हैं वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां थी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध भी अपने आप में बहुत मायने रखता था, क्योंकि साफ तौर पर उससे तमाम ऐसे देश हैं जो प्रभावित हुए, और भारत ने अनाज सिर्फ अपने देश में नहीं, कोविड के बाद वहां भी उसको वहां पर प्रोड्यूस किया, और साफ तौर पर उनको भी बहुत आर्थिक मदद देने की भी बात भारत की सामने आई। तो ऐसे में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारत के बढ़ते हुए कदम को दिखाता है, और इससे ये और ज्यादा साक्षात्कार हो पाएगा। सच्चाई तो ये है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम कह रहे थे शुरू में, आज से करीब 6-7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे, हम उससे काफी आगे जा चुके हैं। अगर कोविड ना होता तो अभी तक हम पहुंच चुके होते। पर अभी मुझे जो लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो 2047 का रखा है टारगेट, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो जैसे यूं समझिए हो ही गई। ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम दुनिया में है, 3rd लार्जेस्ट हम बनने वाले हैं। इसके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो एक छोटा सा पड़ाव मुझे अब लगता है कि बड़े बड़े हम लोगों ने पड़ाव आगे करने। जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है और जो आपने आंकड़े दिखाए जो ग्रोथ का है, मुझे लग रहा है कि ये भी जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, हर तिमाही में आप देखेंगे कि ग्रोथ के आंकड़े और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जो देश में ग्रोथ हो रही है और जिस स्टेबिलिटी से हो रही है, और जो आपने बात कही रशिया यूक्रेन की लड़ाई का, आखिर हमारे पे तो बहुत बुरा असर नहीं पड़ा, जब दुनिया भर पे असर पड़ा था, हम लोगों ने सिचुएशन संभाल ली। तेल ने भी हमें उस टाइम पे काफी हेल्प किया, रशिया के तेल ने हमें बहुत हेल्प किया, और जिस आत्मविश्वास के साथ हम लोगों ने अपने आप को कंडक्ट किया है इस सारी चीज के दौरान, वो दुनिया में अब सब लोगों को पता लग गया है कि ये देश एकदम मजबूत है, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसकी नीतियां मजबूत है, इनकी नीयत मजबूत है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो FDI भी आया पिछली तिमाही में, आपने देखा है डबल है उससे पहले में, और जो FPI भी आ रहा है वो भी 3 गुना ज्यादा आ रहा है। तो जो पूरी दुनिया की नजर इस टाइम पे इंडिया पे टिकी है कि स्टेबल इकोनॉमी है और इनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो कड़ी है उसमें लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जर्मनी और जापान को भी तमाम एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि बहुत जल्द भारत इसे पीछे भी छोड़ देगा आने वाले कुछ सालों में। तो साफ तौर पर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, जिससे आने वाले समय में और तेज गति हासिल हो? मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके देश ने प्रगति की है, हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑटोमोबाइल्स में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, और अभी तो जैसे हम लोगों ने देखा है अपने देश में, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा भी है, टूरिज्म का हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है, हर किस्म का टूरिज्म। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि शादियां इसी देश में करिएगा। तो उससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट का, इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारे देश में अभी, क्योंकि देश में प्रगति बढ़ रही है और ग्रामीण और शहरी इलाकों का जो भेद रहता है वो कम हो रहा है, तो मुझे लगता है वो एक इलाका है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा मैंने जो नोट किया है, जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो पूंजी आप बात कर रहे थे, उसमें अभी तक सरकार ज्यादा जोर डाल रही थी। सरकार ने, जैसे मैंने कहा, कोविड के दौरान भी और उसके बाद भी, इस वर्ष भी आपने आंकड़े जो देखा है 11.1% से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन में। उससे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, सरकार और प्राइवेट सेक्टर में जो गैप है वो नैरो होता जा रहा है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ के हो रही है सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की साइड से भी,
तो वो मुझे लगता है काफी फायदा देने वाली है। अब कहाँ कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा इसमें बढ़ सकता है जी। तो और आपने देखा ही है कि सर्विसेज में जब हम लोगों की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है तो सर्विसेज से उसको कैप्चर कंट्रोल कर किया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो एआई जो आजकल बहुत चल रही है और डिजिटल इकोनॉमी, इनमें भी काफी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है जिससे देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और बहुत से लोग ये मानते भी, तमाम एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर इंडियन जो वैल्यूएशन है वो लगातार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इंडिया वो मार्केट उनको प्रोवाइड करा रहा है वैश्विक स्तर पर जहां पर वो अपना कारोबार बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो तमाम चुनौतियों को खत्म करती है तेज गति आने में। बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, एफडीआई और एफपीआई दोनों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुगनी हो गई है उसका इस तिमाही में। उसका मूल कारण ही ये है कि दुनिया भर में एक विश्वास बन गया है कि ये देश बड़ा स्थायी देश है, इसकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 3 गुना बढ़ा है तिमाही में। उसका भी यही कारण है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि इनकी इंडस्ट्री, इनके इन्वेस्टमेंट और इनकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस जो हैं वो रियलाइजेबल है, वो सिर्फ हवाई नहीं है, उनमें काफी दम है और देश में स्थायी गुण से जो नीतियां स्थायी हैं। इस एक और बात है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। एक किस्म का दुनिया भर में जैसे विश्वास बन गया है कि इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल नीतियां इसी रास्ते चलते चलनी है। और जो नीतियां पीछे हम लोगों ने एक किस्म का यूं कह लीजिए फाउंडेशन नींव बनाई है, उसके ऊपर अभी टेक ऑफ करना है। तो वो कारण है जो मुझे लग रहा है कि देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, लोगों का, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर भी हमारे देश पे आई है। जी चरण जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जैसा कि हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ इंजन है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2026 से 27 के बीच के जो आंकड़े अभी से एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि वो 36.2% के आसपास पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स और ज्यादा आएंगे इंडिया में। उसमें दो राय ही नहीं है। अब देखिए, जो प्री कोविड हमारा ग्रोथ रेट था इन्वेस्टमेंट का, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो हम कहते हैं, उसको तो हम क्रॉस कर चुके। इसका मतलब कि जो कोविड का हमारे पे असर था वो अब पीछे रह गया। और अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग 36 पॉइंट, मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि 36% के करीब हमारा होगा। मेरा जो अपना निजी अनुमान है, हम लोग 39-40 के करीब जाएंगे। उसका कारण ये है कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था हमारे देश में उभर कर सामने आई है और जिस तरीके दुनिया भर में हमारे बारे विश्वास बढ़ा है और जिस तरीके चाइना का जो हाल हुआ है, और जो छोटी छोटी कंट्रियां बांग्लादेश और वियतनाम चाइना से लेके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है, इंडिया जैसे बड़ी मार्केट किसी और के पास है नहीं, और इंडिया जैसी नीतियां इस टाइप पे किसी और के पास है नहीं। बिल्कुल, और यही तो सब बातें हैं जो अगर हम कह सकते हैं, इसको समअप करें तो कहीं ना कहीं इंडिया इसीलिए अब और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैश्विक पटल पर भी इंडिया इस वक्त भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और भारत जो है वो तमाम बड़े मार्केट वहां पर उपलब्ध करा रहा है, और इसीलिए सबसे पसंदीदा जो लोगों की अब हम देख रहे हैं, जो तमाम देशों की जो चॉइस है वो इंडिया बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए और विस्तार से यहां पर जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में मौद्रिक नीति समिति की बैठकों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय बैंक हर साल 6 निर्धारित समीक्षाएं आयोजित करता है, जो कि प्रत्येक अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी महीने में होती है। आने वाले वित्तीय वर्ष में ये बैठकें अप्रैल में 3 से 5 तारीख तक, जून में 5 से 7 तारीख तक और अगस्त में 6 से 8 तारीख तक आयोजित होंगी। वहीं अक्टूबर महीने में 7 से 9 तारीख, दिसंबर की 4 से 6 तारीख और फरवरी 2025 की 5 से 7 तारीख बैठक के लिए निर्धारित की गई है। इन समीक्षाओं के दौरान आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एमपीसी देश की मौद्रिक नीति के विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर निर्णय लेता है, जिसमें रेपो रेट और अन्य नीति दरें, महंगाई दर और जीएसटी वृद्धि जैसे व्यापक आर्थिक मापदंडों पर चर्चा होती है और आरबीआई गवर्नर आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान पेश करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल सितंबर के दौरान बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। इसका मकसद आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ राजस्व अंतर को कम करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपए की उधारी का अनुमान है। इससे 7.5 लाख करोड़ रुपए यानी 53% राशि पिछले छमाही में जुटाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में इसका प्रस्ताव किया था। ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट ग्रोक एआई जल्द ही एक्स के सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्रोक सभी प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार आज से निपटान व्यवस्था T+0 की शुरुआत करेगा। शुरू में बीटा ढांचे का परीक्षण केवल 25 शेयरों पर किया जाएगा। JSW स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज ऑटो, MRF, वेदांत और अंबुजा सीमेंट्स उन 25 शेयरों में शामिल हैं जिनके लिए सौदे के दिन ही निपटान व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। इन शेयरों में दोपहर 1:30 बजे तक हुए खरीद फरोख्त के लिए जिस दिन सौदा उसी दिन निपटान यानी T+0 निपटान किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1600 मेगावाट के रायगढ़ चरण 2 ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 4000 करोड़ रुपए को ऑर्डर मिला है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला मोबाइल गेमिंग बाजार है और इस उद्योग का वार्षिक राजस्व 2023 के 3.1 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2028 तक 6 अरब डॉलर होने की संभावना है। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो की एक संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। और इसी के साथ इकोनॉमी टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।